नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों हमारा अडॉप्शन ख़त्म हो चुका था। आज की वीडियो में हम लोग शुरू कर रहे हैं मेंटेनेंस और 3 सेक्शन आज कवर करेंगे हम लोग। सेक्शन 18, 19, 20 ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 18, 19, 20। अब क्या क्या ये सारे सेक्शन हैं मेंटेनेंस को लेकर। मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, मेंटेनेंस ऑफ विडोड डॉटर इन लॉ, मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन एंड एजिड पेरेंट्स। ठीक है। अब अगर ऊपरी का मैं बताऊँ अभी सिर्फ, तो इन जितने भी ये 3 नाम मैंने लिए, 3 नाम या 4 नाम मैंने कौन से नाम लिए। सबसे पहला वाइफ, उसके बाद विडोड डॉटर इन लॉ, उसके बाद चिल्ड्रन और एजिड पेरेंट्स। ऊपरी से बताऊँ तो इन चारों लोगों को मेंटेनेंस मिलता है। मतलब एक आदमी का हक है, एक आदमी की ड्यूटी है कि इन चारों लोगों को मेंटेनेंस दे। ठीक है। अब शुरू करते हैं। अब पूरी अब ऐसे ऊपरी से तो नहीं चलेगा ना। अब एक एक करके हम लोग सब कुछ डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है सेक्शन 18। सेक्शन 18 क्या बात करता है? मेंटेनेंस ऑफ वाइफ। क्या मतलब कि वाइफ को अपने हस्बैंड से लाइफ टाइम मेंटेनेंस मिलेगा। बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पे मैं भी वो बात नहीं कर रहा हूँ कि कुछ हो गया, झगड़ा हो गया या ये वो नहीं। एक वाइफ को अपने हस्बैंड से लाइफ टाइम मेंटेनेंस मिलेगा। सेक्शन 18 का सब सेक्शन 1 बात करता है। सब सेक्शन 2 क्या बात करता है कि वाइफ को ये हक दिया गया है, वाइफ के पास ये राइट है कि वो अपने जो हस्बैंड है उससे अलग भी रह सकती है बिना अपना जो मेंटेनेंस है बिना मेंटेनेंस का राइट वो ख़त्म किए। मतलब कि उसको मेंटेनेंस भी मिलता रहेगा वाइफ को, और साथ में वो अलग भी रह सकती है, साथ में रहने की भी ज़रूरत नहीं है। ऐसे कुछ ग्राउंड्स हैं। ठीक है। तो सबसे पहला ग्राउंड क्या है? डिजर्शन। सबसे पहला ग्राउंड है डिजर्शन। डिजर्शन का मतलब जैसे हम सभी को पता है कि अपने जो स्पाउस है उसको बिना बताए, बिना किसी रीजनेबल कॉज के छोड़ देना। तो अगर डिजर्शन करता है हस्बैंड, तो फिर जो वाइफ है तो वो अलग रह सकती है ना। दूसरा जो ग्राउंड है वो है क्रूएलिटी। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं हिंदू मैरिज एक्ट में, ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स। तो ये क्रूएलिटी भी एक, भले ही वो बॉडीली हो या मेंटली हो, क्रूएलिटी एक ग्राउंड है। उसकी अगर दूसरी कोई और वाइफ है, सेकंड कोई और वाइफ है, तो ये भी एक ग्राउंड बन जाएगा वाइफ का अलग रहने का और मेंटेनेंस क्लेम करने का। अगला है कॉन्क्यूबिन हो अगर, और वो कॉन्क्यूबिन अपने जो वाइफ है उसकी जो हस्बैंड की जो वाइफ है उसके साथ रह रही। कॉन्क्यूबिन यानी कि एक तरीके से आप माशूका समझ सकते हैं, या गर्लफ्रेंड टाइप, जो हस्बैंड की है, वाइफ के होते हुए कॉन्क्यूबिन है और वो साथ में रह रही है वाइफ के, या फिर वो उसके साथ कॉन्क्यूबिन के साथ वो हैबिचुअल हो गया रहने के। ठीक है। तो ये एक ग्राउंड बन सकता है। अगर हस्बैंड हिंदू ही नहीं रहा तो सीज टू बी अ हिंदू, या फिर कोई भी और रीज़न जो कि जस्टिफाई करता हो उसका अलग रहने का, वाइफ का अलग रहने का रीज़न जस्टिफाई करता हो कि हाँ यार ये इसलिए बाहर रह रही है, तो वो कोई भी रीज़न चलेगा कि यार वो अलग भी रहे अपने हस्बैंड के साथ और मेंटेनेंस भी लेती रहे हस्बैंड से। ठीक है। लेकिन सब सेक्शन 3 जो है वो बात करता है कि कब वाइफ का मेंटेनेंस बंद हो जाएगा। कब बंद हो जाएगा? व्हेन शी इज़ अनचास्टे, या फिर वो हिंदू नहीं रही हो। अनचास्टे मतलब कि सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ हो उसका किसी और मैन के साथ। ठीक है। तो फिर, और या फिर सीज टू बी अ हिंदू, है ना, हिंदू ही नहीं रही हो, तो फिर वो मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती अपने। ये था सेक्शन 18। सेक्शन 19 मेंटेनेंस ऑफ विडो डॉटर इन लॉ। मतलब कि जो विधवा बहू, उसका मेंटेनेंस। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर नाम क्या आ गया? बहू वाला नाम आ गया। ठीक है। तो उसको मेंटेन कौन करेगा? सीधी सी बात है, या तो उसका जो सास है या ससुर है। अगर ऐसे ही अपन कॉमन ऐसे ही जनरल सेंस में देखें तो कौन कर सकता है डॉटर इन लॉ का? या तो सास या ससुर। ठीक है। तो अब ये सेक्शन 19 क्या बात करता है कि ऐसी कोई वुमेन जिसका पति मर चुका है। ठीक है। तो अब उसको मेंटेन कौन करेगा? उसका जो मेंटेनेंस है वो कौन देगा? उसको मेंटेनेंस देंगे उनके फादर इन लॉ, यानी कि ससुर। उनके जो ससुर है, फादर इन लॉ है, वो अपनी जो बहू है उनको मेंटेन करेगा, उनको मेंटेनेंस देंगे। लेकिन कब?
कब, प्रोवाइडेड डेट में लिखा हुआ है कि या तो वो खुद जो वो है डॉटर इन लॉ जो है वो खुद अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रही, मतलब खुद की ना तो खुद की अर्निंग है ना उस खुद के पास प्रॉपर्टी है जिससे वो खुद को मेंटेन कर सके, तब ही जो फादर इन लॉ हैं वो उनको मेंटेनेंस देंगे। ठीक है, या तो खुद की प्रॉपर्टी है, खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, या फिर खुद की अर्निंग नहीं है, या फिर अभी और भी चीज़ें हैं, या फिर उसके हस्बैंड के पास कुछ प्रॉपर्टी है जिससे वो मेंटेन नहीं कर पा रही। अगर है तो फिर मेंटेन कर ही लेगी ना। हस्बैंड की भी कुछ अर्निंग नहीं है, हस्बैंड की भी कुछ प्रॉपर्टी नहीं जिससे कुछ अर्न हो रहा हो, या फिर वो उसकी जो लड़की है उसके मम्मी पापा से भी कुछ नहीं बात बन रही, उसके मम्मी पापा भी नहीं दे पा रहे। ठीक है, सबसे पहला तो ये हस्बैंड भी नहीं है, हस्बैंड की प्रॉपर्टी से भी कुछ नहीं हो पा रहा है, और अपने जो उसके मम्मी पापा हैं उससे भी कुछ नहीं हो पा रहा, और दूसरी चीज़ उसके जो लड़के सन या डॉटर कुछ कोई भी होगा, या फिर उसकी अगर प्रॉपर्टी होगी उससे भी बात नहीं बन रही है, उससे भी बात नहीं बन रही। आप देख रहे हो सबसे लास्ट में फादर इन लॉ की बात आई है। सब जगह बात हो गई कि यार इधर से बात नहीं बन रही, इधर से 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 नहीं बन रही। अगर कहीं से बात नहीं बन रही तो फिर फादर इन लॉ मेंटेन करेगा अपने डॉटर इन लॉ को। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कौन कौन? हस्बैंड, फादर, मदर, सन, डॉटर, या उनकी किसी की भी स्टेट प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर कहीं से बात नहीं बन रही, कहीं से मेंटेन नहीं कर हो पा रही डॉटर इन लॉ, तो उसको फादर इन लॉ मेंटेन करेगा, मेंटेनेंस देगा उनको। ठीक है, अब सब सेक्शन 2 क्या बात करता है? सब सेक्शन 2 ये बात करता है कि फादर इन लॉ के पास कोई कोपार्सनरी प्रॉपर्टी है। कोपार्सनरी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट में, आपने नहीं देखी हो तो मैं यहाँ पर आई बटन पे लिंक दे दूँगा, आप जाके देख लीजिएगा। कोपार्सनरी समझना बहुत ज़रूरी है। वैसे इसमें तो आप ना वर्ड भी याद कर लोगे यार कोपार्सनरी तो भी चल जाए समझने के लिए। तो अगर मैं क्या बोल रहा था, फादर इन लॉ के पास कोई कोपार्सनरी प्रॉपर्टी है, ठीक है, कोपार्सनरी प्रॉपर्टी जिसका शेयर सिर्फ फादर इन लॉ के पास है, जिसका पोजीशन फादर इन लॉ के पास है और पूरा हक फादर इन लॉ के पास में, और बहू को कोई शेयर नहीं मिला, उसके पास कोई राइट नहीं है उस कोपार्सनरी प्रॉपर्टी पर। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, चलो है। लेकिन अगर कोपार्सनरी प्रॉपर्टी से वो खुद को मेंटेन नहीं कर पा रहा, या फिर खुद को मेंटेन कर पा रहा लेकिन यार किसी को दे नहीं पा रहा, मतलब इतना कम आ रहा है कि क्या देगा वो किसी और को। महीने के 5 या 6 हज़ार रुपये उस प्रॉपर्टी से आ रहे हैं, 5 या 6 हज़ार रुपये, तो वो खुद को मेंटेन करेगा कि सामने वाले डॉटर इन लॉ को मेंटेनेंस पे देगा? ठीक है, समझ रहे हो आपकी, मतलब वो खुद ही मेंटेन नहीं हो पा रहा, या फिर वो मेंटेन कि दूसरे को मेंटेन नहीं कर पाएगा, इतना नहीं हो रहा उस फादर इन लॉ के पास, तो ये सबसेक्शन 2 बोलता है तो कोई ज़रूरत नहीं है फादर इन लॉ को मेंटेन करने की। अगर वो खुद ही नहीं हो पा रहा है या खुद दूसरे को नहीं कर पाएगा बिल्कुल पूरी तरीके से, कोपार्सनरी प्रॉपर्टी से, कोपार्सनरी प्रॉपर्टी से, हालांकि मुझे इतना दबाव दे के बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर उसके पास दूसरी प्रॉपर्टी भी होगी और उससे कर पा रहा होगा तो वो इसका कोई सेंस नहीं बनेगा, क्योंकि उससे कर पा रहा हो कोपार्सनरी से तो कर ही लेगा। ठीक है, लेकिन वो सब छोड़ो, आप वो सब छोड़ो, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर वो नहीं कर पा रहा, मेन बात क्या है कि फादर इन लॉ खुद को मेंटेन नहीं कर पा रहा है, दे नहीं पा रहा है, इतना नहीं है कि यार वो दे देगा डॉटर इन लॉ को, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, तो ये एक्ट, ये सेक्शन उसको राइट देता है कि वो बिल्कुल मेंटेनेंस ना दे। ठीक है, ये बात करता था सेक्शन 19। सेक्शन 20 मेंटेनेंस ऑफ चाइल्ड एंड एजेड पेरेंट्स, मतलब क्या, नाम से क्लियर होगा कि यार एक आदमी को, एक किसी भी इंसान को ये एक ऑब्लिगेशन है कि वो लाइफ टाइम तक अपने चिल्ड्रन का और अपने एजेड पेरेंट्स और इन्फर्म पेरेंट्स, एजेड यानी कि आपको पता ही है जो बुढ़ापा टाइप, और इन्फर्म यानी कि मतलब शरीर से कमज़ोर टाइप। ठीक है, आप देखते हो ना कि यार हाथ पाँव कांपते, चलने की नहीं बनती जिनके पेरेंट, वो वाले। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मतलब कि लाइफ टाइम तक ये उनका ड्यूटी है कि वो अपने चिल्ड्रन को लाइफ टाइम तक नहीं, चिल्ड्रन को सिर्फ मेजर होने तक, ठीक है, जब तक वो माइनर हैं, भले ही चिल्ड्रन लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट हो, चिल्ड्रन को वो लाइफ माइनर होने तक मेंटेन करेंगे, मेंटेनेंस देंगे। ठीक है, चिल्ड्रन को लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट हो, मेजर होने तक वो मेंटेन करेंगे। अब मेजर की एज क्या है? 18 ईयर्स, बिल्कुल सही। 18 ईयर्स तक
इलेजिटिमेट या इलेजिटिमेट चिल्ड्रन को वो लोग क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। और अब बात आती है पेरेंट की। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि यहाँ पर पेरेंट का मतलब इंक्लूड क्या है, क्या इंक्लूड किया है एक्स्ट्रा। तो चाइल्डलेस स्टेप मदर, चाइल्डलेस स्टेप मॉम, है ना, ये एक चीज़ इंक्लूड कर दी है पेरेंट्स में। पेरेंट्स मम्मी पापा तो होते ही, लेकिन चाइल्डलेस स्टेप मॉम भी इंक्लूड कर दी है। तो क्या मतलब कि एक इंसान का ये एक ड्यूटी है कि वो अपने पेरेंट्स को और अनमैरिड डॉटर को मेंटेन करेंगे, अपने पेरेंट्स को और अनमैरिड डॉटर को मेंटेन करेंगे, अनमैरिड डॉटर को मेंटेन करेंगे। अनमैरिड को, मैरिड हो गई तो बात ही नहीं है, तो आपका नहीं, वो फिर उसके पति देखे वो जो भी करना है। अनमैरिड डॉटर को आप मेंटेन करेंगे और अपने उनको अनमैरिड डॉटर को, और या उनको कब करोगे आप मैनेज, कि जब तक वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहे। ठीक है, अब जो माँ बाप हैं वो तो सीधी सी बात है, वो तो धीरे धीरे ख़त्म ही होते जाएंगे पूरी तरीके से, मतलब कि धीरे धीरे वो उनकी तो कमाई बंद ही हो जाएगी। एक बार आप शुरू हो गए उनको मेंटेन करना तो उनको तो करना ही पड़ेगा। अनमैरिड डॉटर का ऐसा है कि हो सकता है कि शायद अब कमाने लग जाए, अब कमाने लग जाए, अब कमाने लग जाए, ऐसा हो सकता है ना, अब कमाने लग जाए। तो जब तक वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रही है तब तक आपको उसको मेंटेन करना है। एक बार वो अपने आप को मेंटेन कर पा रही है, अपने लिए पैसे कमा रही है, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है उसको मेंटेन करने की। ये बात करता था हमारा सेक्शन 20, मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन एंड एजेड पेरेंट्स। तो दोस्तों ये था सेक्शन 18, 19, 20। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे डिपेंडेंट्स, जो कि ये आ गई है, 21 से शुरू हो रहा है। तो बने रहिए और फिर मिलेंगे डिपेंडेंट्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।